अब नाजरीन, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। जी हाँ, कभी कभार एक औरत अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपने आप का ख्याल नहीं रख पाती है। एक औरत जो है अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है, उनकी सेहत का ख्याल रखती है, पर वो क्या अपना ख्याल अच्छे से रख पाती है? शायद नहीं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कभी कभार जो ख्वातीन है वो ऐसी बीमारियों से घिर जाती है जो उन्हें ताउम्र परेशान कर सकती हैं। और ऐसी ही एक बीमारी है यूट्रस ट्यूमर, यानी कि यूट्रस में गांठ का बन जाना, जिसे हम फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं। वैसे तो अगर सही वक्त पर इनका सही इलाज हो जाए तो ये ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए या इसमें देरी की जाए तो ये परेशानी भी पैदा कर सकती हैं। तो नाजरीन, आज की जो हमारी पेशकश है, आप सभी से दरख्वास्त है कि इसे आप बहुत गौर से देखिएगा, और अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी वक्त है इस खास रिपोर्ट का। नाजरीन, कुदरत ने इस कुर्राए अर्श पर मौजूद तमाम जानदारों में दो जिन्स की तख्लीक की, यानी नर और मादा, और इंसानों में मर्द और औरत, ताकि नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अफजाइश नस्ल की सलाहियत और आज़ा उसने औरत को अता किए, जिसके सबब औरत का मकाम मुनफरिद और यकीनन काबिल एहतराम है। ख़वातीन के पोशीदा आज़ा में कभी कुदरती तौर पर और कभी बीमारी के सबब पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें जानलेवा बीमारियों का खतरा लाहिक हो जाता है। इसी में से एक बीमारी है यूट्रस, यानी बच्चेदानी में ट्यूमर। फाइब्रॉइड औरतों की बच्चेदानी के अंदर या ऊपर पैदा होने वाली गैर मामूली गांठ होती हैं। बाज़ औक़ात ये गांठ बड़ी हो जाती हैं, जिससे पेट में शदीद दर्द और हैवी पीरियड्स आते हैं। कभी कभार इनकी कोई अलामात भी जाहिर नहीं होती। बच्चेदानी में गांठ या ट्यूमर आम तौर पर बेज़रर होते हैं और इनमें कैंसर की अलामात नहीं होती। एक तहकीक के मुताबिक 70 से 80% ख़वातीन में 50 साल की उम्र के बाद बच्चेदानी में ये गांठ हो जाती हैं, जिनकी अलामात जाहिर नहीं होती। यूट्रस में इन्फेक्शन की वजह से भी ट्यूमर बन जाने का खतरा होता है। आज़ा में इन्फेक्शन या किसी तरह के जख्म हो जाने से भी ट्यूमर हो सकता है। जो ख़वातीन शादी के 2-3 साल बाद तक हामिला नहीं हो पाती, आम तौर पर उन्हें भी ट्यूमर होने का खतरा रहता है। बच्चेदानी में फाइब्रॉइड की अलामात उनके साइज, जगह और तादाद के हिसाब से जाहिर होती हैं। अगर ट्यूमर छोटा होता है या पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं तो अलामात जाहिर नहीं होंगी। माहवारी बंद होने के बाद फाइब्रॉइड सिकुड़ भी सकते हैं। पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग होना या जमा हुआ खून आना, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, पीरियड्स के दर्द में इजाफा होना, पेशाब ज्यादा आना, पीरियड्स ज्यादा दिन तक आना, पेट का निचला हिस्सा भरा हुआ या उसमें दबाव महसूस होना, पेट का बढ़ जाना या सूजन होना, ये वो अलामात हैं जिनके जाहिर होते ही फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बच्चेदानी में ट्यूमर के इलाज का तयन डॉक्टर मरीज की उम्र, सेहत और ट्यूमर के साइज की बुनियाद पर करता है। तिब्बी साइंस के तरक्की कर लेने के सबब ये बीमारी काबिल इलाज है, बशर्ते के वक्त पर इसके बारे में मालूम हो जाए। अगर इसमें लापरवाही बरती जाएगी तो ट्यूमर कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। सुस्त तर्ज जिंदगी और मोटापा भी इस तरह की बीमारी का सबब बनते हैं। इसीलिए वजन पर कंट्रोल, सरगर्म तर्ज जिंदगी, सेहतमंद ग़िज़ा, वर्जिश और पाबंदी से वक्फे पर जांच करवाकर इस तरह की खतरनाक बीमारी से बचना मुमकिन है। हेलो डॉक्टर में आज का हमारा मौजू है यूट्रस ट्यूमर, यानी कि गांठों का बन जाना यूट्रस में, जिसे हम फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं, जो कि आजकल बहुत आम देखने को मिल रहा है। पहले ये ज़्यादा उम्र की औरतों में देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है ये कम उम्र में भी देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये ट्यूमर है क्या, ये क्यों होता है और क्यों ये अब कम उम्र में भी देखने को मिल रहा है, और क्या है इसका सही इलाज। और इन्हीं सभी सवालात के जवाब देंगे आज हमारे माहिर डॉक्टर। तो सबसे पहले आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। बिल्कुल, आइए अपने एक्सपर्ट्स, अपने विशेषज्ञ से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारी पहली एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर नीरजा भाटला।
आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में, और आपका बहुत बहुत वेलकम है मैडम। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनीता यादव। आप सफदरजंग हॉस्पिटल में गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, आपका भी वेलकम है मैडम। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मीनाक्षी, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में प्रोफेसर हैं, आपका भी खैर मकदम है मैडम। पहले प्रोग्राम की शुरुआत करें, मैं रुख करना चाहूँगा डॉक्टर नीजा भाटला का। मैडम, जैसा कि हमारा विषय हमने आपको अभी अपनी रिपोर्ट में काफ़ी विस्तार से दिखाया, आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को बताएं मैम कि यूटेरियन कैंसर, यूटेरियन ट्यूमर होता क्या है? ये जो ट्यूमर का शब्द है, चाहे वो शरीर के किसी भी भाग में हो, उसका मतलब होता है कि एक ओवर ग्रोथ हो गई है, जो आपके नॉर्मल टिश्यूज हैं उससे अलग कुछ और बढ़ गया है। और ट्यूमर, जैसे आपने कहा, वो दोनों तरह के हो सकते हैं, जिसको हम बिनाइन कहते हैं जो कि कैंसरस नहीं होते हैं, और एक जो मैलिग्नेंट कहते हैं जो कि कैंसरस होते हैं। तो जैसे वर्ड ट्यूमर सुनते हैं तो अक्सर बहुत परेशान हो जाते हैं पेशेंट कि एक ट्यूमर हो गया, क्योंकि ये दोनों प्रकार के नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन आज जैसे हम बात कर रहे हैं उनकी ज्यादा, जो कि फाइब्रॉइड हैं, तो ये एक तरह से मांस की गांठ ही होती है। इट इज जो कि अंदर उसके यूट्रस के अंदर बनती है, और ये जरूरी नहीं होता कि ये कोई सिम्टम दे। 1/3 औरतों में तो पाई ही जाएगी अगर हम अल्ट्रासाउंड करने चलें तो, लेकिन कईयों में वो सिम्टम देती है। सिम्टम जरूरी नहीं होता उनके साइज के अनुसार हो। बहुत ही छोटा सा फाइब्रॉइड भी अगर ट्यूब के पास उसको ब्लॉक कर रहा है तो वो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत दे सकता है, और बहुत बड़ा फाइब्रॉइड भी ऐसे क्वाइटली पड़ा हो सकता है कि पता भी ना चले। बिल्कुल मैम, थैंक यू। तो डॉक्टर सुनीता, जैसे कि डॉक्टर नीजा ने हमें बताया कि 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक बिनाइन और मैलिग्नेंट। जाकि बिनाइन जो होते हैं वो कैंसरस नहीं होते, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो कैंसरस हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बिनाइन की, यानी कि फाइब्रॉइड्स की, गांठें बन जाना, तो ये क्यों बनती हैं गांठें, इसकी रीजंस क्या हैं इसके बनने के? देखिए, फाइब्रॉइड्स आजकल की स्त्रियों में अधिक ज़्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी लेट प्रोड्यूस करते हैं लोग, प्रेगनेंसी अपनी, शादी भी लेट हो रही है, बच्चे भी लेट हो रहे हैं। इस वजह से बच्चेदानी के ऊपर एक हार्मोन का एक्शन ज़्यादा होता है, और बच्चे कम भी पैदा हो रहे हैं, तो मीनोपॉज भी लेट होता है। तो हमारी बच्चेदानी के ऊपर 2 हार्मोन्स का इफेक्ट जनरली रहता है थ्रू आउट, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो फाइब्रॉइड्स जो हैं उन लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं जिनमें कि बच्चेदानी पे ईस्ट्रोजन ज़्यादा हावी रहता है। आप थोड़ा ईस्ट्रोजन को समझाएंगे कि वो क्या होता है? आपको जो माहवारी हर महीने आपका अंडा बनता है, और अगर अंडा बनता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन भी ज़रूरी है और प्रोजेस्टेरोन भी ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन ईस्ट्रोजन का अधिक मात्रा में होना वो ठीक नहीं है। तो अगर ईस्ट्रोजन प्रेगनेंसी में कि अगर मरीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर ईस्ट्रोजन का असर इस वजह से उस पर कम होता है। तो इसीलिए कम बच्चे पैदा होने में ये औरतों में ज़्यादा पाए जाते हैं। जिनके बच्चे कम पैदा होते हैं उनमें फाइब्रॉइड ज़्यादा होते हैं। तो हम ये माने कि जिनके बच्चे कम पैदा होते हैं, या लेट मैरिजेस हो गई, या मेनोपॉज जिनका डिले होता है, उसमें ये फाइब्रॉइड्स का जो ये प्रॉब्लम है, तो क्या हेरिडिटी भी इसका कोई एक रीज़न हो सकता है? हेरिडिटरी भी होता है। कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको 2.5 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं फाइब्रॉइड होने के। आपका कहने का मतलब है अगर माँ में है तो बेटी में उसकी आशंका बनी रहती है। मैं डॉक्टर मीनाक्षी आपका रुख करना चाहूँगा। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से है, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच है। तो आयुर्वेद किस बारे में क्या सोचता है, जो अभी हमने चर्चा की? हमने एलोपैथी का तो रुख ले लिया है, अब आपके विचार जानना चाहूँ। मेरा ऐसा मानना है, देखिए, मेंस्ट्रुएशन जो मासिक धर्म होता है, इट इज़ द मिरर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कभी भी अगर किसी का मासिक धर्म सही नहीं आ रहा तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ हार्मोन प्रॉब्लम से वो आगे जाके लैंड अप होगा कोई भी एक डिजीज में, गर्भाशय के किसी भी तरह के रोग में, एंडोमेट्रियोसिस हो जाए, फाइब्रॉइड हो जाए, एडिनोमायोसिस हो जाए। सो अगर मासिक धर्म सही नहीं आ रहा तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। और मासिक धर्म सही नहीं होने के बहुत सारे रीजंस है। आजकल के जो डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस है, विशेषतः लोग बहुत सारा फास्ट फूड कंजम्पशन करते हैं। आयुर्वेद में बताया गया ग्रंथि, गर्भाशय ग्रंथि जो होती है, उसका एक विशेष कारण पिष्ट अन्न लेना, मधुर अन्न लेना,
और ये चीज़ें आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर गर्भाशय ग्रंथि। तो ये दोनों चीज़ हम कॉमनली देख रहे हैं, इसलिए इस समय फाइब्रॉइड्स के जो केसेस है बहुत बढ़े हुए हैं। और ये मेनार्की से मेनोपॉज लाइक 16 to 50 ईयर्स के फीमेल्स में प्रोन है, बट 30 to 40 ईयर्स की एज एकदम मैक्सिमम कॉमन है फॉर फाइब्रॉइड्स। तो क्या होता है कि लेट मैरिज हुआ, आफ्टर 30 दे आर गेटिंग मैरिड, और उसके बाद वो केसेस असिम्टोमेटिक ही क्यों ना पड़े हैं, लेकिन बाद में वो इनफर्टिलिटी की केस हो जाती है। फिर वो इनफर्टिलिटी के और इन्वेस्टिगेशंस कराने में पता चलता है कि फाइब्रॉइड was one of the cause। जैसे मैम ने बताया, छोटा सा भी फाइब्रॉइड अगर ट्यूब के एरिया में है, कॉर्नुआ में है, तो वो ब्लॉक करेगा, तो वो बाद में हमें पता चलता है। सो मेंस्ट्रुएशन शुड बी नॉर्मल। सो डॉक्टर नीरजा से मैं आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जैसे मैम ने भी बताया, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बात की कि पहले जो मेनोपॉज के बाद ये दिक्कतें आया करती थी, फाइब्रॉइड्स के गांठों का बन जाना या और भी जो वेरियस रीजन, पर अब देखते हैं कि बहुत छोटे एज में ही ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो इसको आप थोड़ा सा और हमें एक्सप्लेन करके बताइए कि क्यों ये इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये जो फाइब्रॉइड्स का, एक तो मैं प्रेजेंटेशन की बात करूंगी कि ये जो हमारे पास कॉमनली प्रेजेंट करते हैं, वो एक तो होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा खून जाने से, बहुत ज़्यादा अनीमिया होने से उसके अपने प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक ये होता है कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी की समस्या है। और एक और तरह से भी प्रेजेंट करते हैं कि जब प्रेगनेंसी हो गई और प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड के संग प्रेगनेंसी है, तो उसका उस पे क्या असर होगा, प्रेगनेंसी इटसेल्फ का फाइब्रॉइड पे क्या होगा, फाइब्रॉइड का प्रेगनेंसी पे क्या होगा। ये कॉमन वे होते हैं जिसमें हम देखते हैं लेडीज को हमारे पास आते हुए। और कुछ तो जो मैंने कहा कि अगर अल्ट्रासाउंड कराने चल दिए, रूटीन चेक, और उसमें निकल आया फाइब्रॉइड, तो फिर चिंतित होने का। और फाइब्रॉइड जो पड़े रहते हैं सालों साल, नेचुरली एक बार जब बन गए तो वो जाएंगे नहीं, बल्कि वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे मेनोपॉज तक। तो इस पूरे दौरान में उनमें कई तरह के चेंजेस आ सकते हैं, कई तरह की डिजेनरेशन हो सकती हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ता है और अंदर का पोर्शन जो है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने से उसमें कई तरह की डिजेनरेशन होती हैं। तो उसमें ज़्यादा चिंता नहीं होती, सिवाय जब प्रेगनेंसी के दौरान ये होती हैं तो ये बहुत पेनफुल, बहुत प्रॉब्लमैटिक, और प्रीटर्म लेबर वगैरह भी उसमें से फिर होने का चांस रहता है लेडीज़ को। तो इस प्रकार से तो इनकी ये प्रेजेंटेशन की बात हुई। अब इसका हम जो देखते हैं आजकल, जैसे डॉक्टर सुनीता जी ने कहा कि लेट मैरिज हो रही हैं, फिर वो लेट जाएंगी वो कंसेप्शन कराने के लिए, तो उसमें जब फिर वो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हमारे पास भेजेंगे कि अब ये फाइब्रॉइड मिल गया, तो इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि फाइब्रॉइड कहीं भी हो सकता है। जब ये अंदर की लाइनिंग की तरफ होता है तो इसमें ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा करता है, इम्प्लांटेशन बच्चे की मुश्किल होती है। हम आपको रोकना चाहेंगे, फिर आपकी बात को कंटिन्यू करवाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं प्रीति राय बोल रही हूँ जी, और मेरा क्वेश्चन डॉक्टर नीरजा पाटला से है। बिल्कुल मैम, आपने मेरा ट्रीटमेंट किया था 2004 में, एंड आई एम हियर जस्ट टू टेल एवरीवन दैट मेरा फाइब्रॉइड था, सबसिक्वेंट फाइब्रॉइड, एंड आई हैव गॉन टू अबाउट 10 डॉक्टर्स। आई ऑलरेडी हैड अ सन इन 1992 एंड इन 2004 I developed a fibroid, subsequent fibroid, and only Dr. Lisa Badla said that it is a very safe kind of a fibroid and there is no। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप हिंदी में बात करें तो बेहतर होगा, ताकि हमारे सारे दर्शक सुन सकें। सवाल क्या है? अपना सवाल पे आइए, क्योंकि आप बहुत लंबा कर रही हैं। हाँ जी, तो सबसिक्वेंट फाइब्रोइड मैम ने रिमूव किया था, तो मेरा ब्लीडिंग उसके बाद हुई। तो मेरे को ये पूछना है मैम कि हम क्या कोई टेस्ट भी करवा सकते हैं? जैसे अब हमारी मेनोपॉज एज है, तो फाइब्रॉइड अल्ट्रासाउंड में तो नहीं है, लेकिन कुछ हमारे को टेस्ट अगर आप ब्लड टेस्ट से कुछ पता चल सकता है क्या कि हमें एग्जामिन नहीं कराना होता है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए। क्या पता मैम आपसे कोई सवाल पूछे। मैडम इनके सवाल नहीं, हेलो प्रीति, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इसमें फाइब्रॉइड में कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, ये आपको अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट वे टू नो। और अल्ट्रासाउंड केवल पेट के माध्यम से नहीं, एक जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हम बोलते हैं, TVS कॉमनली, उससे ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है कि इसकी क्या स्थिति है। पर जैसे हमने कहा, मेनोपॉज के बाद ये धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, या अगर बने रहते हैं तो कम से कम बढ़ते नहीं हैं।
तो इसलिए उसमें हम ज़्यादा चिंता नहीं करते। बहुत कम ही चांस होता है, 1% भी नहीं होता है कि इसमें कोई कैंसरस चेंज बनेगा। बिल्कुल, आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। मैं डॉक्टर भाटला आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी मैम, उसको पूरी कर दें जो आप कुछ बता रहे थे। सो बेसिकली ये जो आईवी, मैंने ये कह रही थी कि कई लोकेशंस पे हो सकता है, वो यूट्रस की लाइनिंग के पास हो तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा या उसमें प्रेगनेंसी ठहरने की प्रॉब्लम आ सकती है। फिर कुछ होते हैं जो जिस बिल्कुल मसल के अंदर होते हैं, इंट्राम्यूरल जिसे हम कहते हैं, और कुछ जो होते हैं जो सबसिरोजल होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं। तो यूजुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो है जो सब म्यूकस वाले से, लेकिन इंट्राम्यूरल वाला भी अगर इतना बड़ा हो जाए कि कैविटी इतनी बढ़ जाए तो उससे भी प्रॉब्लम आने का रिस्क है। और अगर बाहर वाला है तो उसमें भी जो पेन और प्रेशर ऑन जॉइनिंग स्ट्रक्चर, कोई आगे पेशाब की थैली की ओर प्रेशर, इस प्रकार से समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि किस प्रकार से लोकेशन क्या है और साइज क्या है और मरीज का सिम्टम क्या है, ये सब कुछ देखते हुए और एज क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैडम आप ये कहना चाहिए तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फिर निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। जी, मैं डॉक्टर सुनीता आपका रुख करना चाहूंगा। मैम कितना कॉमन है यूटेरियन ट्यूमर? देखिए, ट्यूमर फाइब्रॉइड जो है वो अगर हम कहते हैं कि 40 साल की तक की लेडीज़ में अगर अल्ट्रासाउंड कराऊं तो 40% इंसिडेंस है जी। मतलब 100 में इस एज ग्रुप में आपका 40 औरतों में फाइब्रॉइड मिलेगा। और फाइब्रॉइड का साइज जो है वो एक छोटा सा सेंटीमीटर से लेके बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स भी होते हैं, यानी कि आपके किलोज में फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं जी किसी भी पेशेंट के अंदर। ओके, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि बहुत कॉमनली अब देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल विच वी आर फॉलोइंग। तो मैं आयुर्वेद के नज़रिए से, बिकॉज आयुर्वेद ज़्यादातर डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करते हैं, तो इसमें आपका क्या राय है कि किस तरह से अपना लाइफस्टाइल या डाइट को हमें इसमें फॉलो करना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में हर समय एक मेंस्ट्रुअल, जैसे हम एंटीनेटल केयर करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या पोस्ट नेटल केयर करते हैं, सिमिलरली रजस्वला परिचर्या या कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलोड ड्यूरिंग मेंसेस। इस तरह से डिफाइंड है प्रॉपरली। तो फर्स्ट 3 डेज ऑफ मेंसेस में कहा गया है कि क्योंकि उस समय आयुर्वेद से बताना चाहेंगे पैथोलॉजी, तो वात दोष जो होता है बॉडी में उसका काम है कि मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज को या मेंस्ट्रुअल फ्लो को कराना है जी। सो जब भी हम बहुत ओवर एक्सर्शन करते हैं ये वात दोष और बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो उसका फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो पेशेंट ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, अदर कंडीशंस में लैंड अप होती है। तो क्या होता है कि अगर हमने ये चीज फॉलो किया कि मेंस्ट्रुअल टाइम में आप थोड़ा रिलैक्स रहें, ओवर एक्सर्शन ना करें, फास्ट फूड्स कंजम्पशन ना करें, जिससे कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, तो फिर हम अपना लाइफस्टाइल सिर्फ अच्छा रख के, मेंस्ट्रुएशन सही रख के, आगे चल के गर्भाशय में होने वाले रोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप ये जो आपने मेंस्ट्रुअल टाइम बताया और जो आपने कहा कि 3 डेज का हमें जो ये फॉलो अप करना चाहिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट आपने बताया, तो इसके अंदर क्या किसी तरह की डाइट भी होनी चाहिए कि कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए इसके अंदर? एक तो मैंने आपको ये बताया, अधिक मीठा लेने को साफ श्लोक में कहा गया है कि बहुत तीखी चीजें, मसालेदार चीजें, मीठी चीजें, पिष्टान्न जिसे हम आजकल के इस लैंग्वेज में फास्ट फूड्स कह सकते हैं, ये सब अवॉइड करने कहा गया है। लेने क्या कहा गया है, जो थोड़ा सा लाइट हो, डाइजेस्टिव हो, जैसे अपने किचन के मसाले हैं तो अजवाइन, तिल। आप देखेंगे बहुत पेशेंट जिनको क्रैम्प आते हैं, मेंस्ट्रुअल पेन्स बहुत होते हैं, उन्हें भी हम नॉर्मली देते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया कि एट फर्स्ट 3 डेज एनी फीमेल कैन टेक दीज थिंग्स अनलेस शी हैज मेनोरेजिया और उसके कारण उसको ज्यादा ब्लीडिंग का डर हो तो वो कंसल्ट करे। अदरवाइज हर एक को वो चीज फॉलो करनी है डाइट पे। और डाइट में ये भी कहा गया है कि जो जौ होता है उसकी खीर बना के ले या चावल की खीर बना के ले, जिससे उसको थोड़ा स्ट्रेंथ भी रहे, सो दैट उसका गर्भाशय जो अभी वापस एक तरह से उसके अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग फॉर्म होने वाली है फिर से, उसके लिए प्रिपेयर हो जाए एक तरह से। बेसिकली हम ये माने कि एक हल्का आहार जो है, जिस तरह से आप कह रहे हैं, वो हमें इस वक्त पे लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर भाटला आपका रुख करना चाहेंगे, आप जो यूटेरियन कैंसर, यूटेरियन ट्यूमर है उसकी क्लिनिक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपकी यूनिट में लगती है मैम, इसमें किस तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, किस तरीके से मरीज पहले आपके पास आते हैं या फिर रेडिएशन किस तरीके से, क्योंकि एक मैम आपका एक पूरा वहाँ पे बोर्ड बनता है,
तो उस बारे में हमें थोड़ा बताएं, अगर कोई मरीज कोई तकलीफ मैं बताऊंगी, पर 1 मिनट में ये एक क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि ये बहुत सारे फाइब्रॉइड भी एट अ टाइम हो सकते हैं। अच्छा। जरूरी नहीं है कि एक ही होगा। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स रेंजिंग फ्रॉम 10s to 100s हो सकते हैं एक ही यूट्रस में। और कभी कभी ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जब बड़े बड़े फाइब्रॉइड पड़े हों और उसको अगर हमें कुछ भी टेस्टिंग करना है, ये लेडी प्रेग्नेंट हो गई, हमें उसके कोई सैम्पलिंग करनी है, कुछ एमनियोसेंटेसिस एडवांस स्टेज में आ गई हैं, ये सब बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस के साथ भी प्रेजेंट हो सकती हैं। और इनका कभी कभी हम प्रेगनेंसी के दौरान भी, मतलब सिजेरियन के समय पहले नहीं करते थे, लेकिन आजकल कई बार इनका उस समय निकालने का भी बहुत स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में हो सकता है, क्योंकि उसमें टेक्निक ज्यादा चलती है। मतलब कहने का आप ये कहना चाहते हैं कि जिस टाइम पे अब अगर आप सर्जरी अगर हो रही है तो उसका उस वक्त आप निकाल सकते हैं। असेसमेंट होना चाहिए कि अगर ये प्रेगनेंसी के डिलीवरी के आड़े आ रहा है तो उसमें नॉर्मली कहते थे पहले कि ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस समय ब्लीडिंग का ज्यादा चांस है। लेकिन अब हम लोग काफी ऐसे केसेस कर चुके हैं सक्सेसफुली, सो लॉन्ग एज इट इज अ प्रॉपर प्लेस जहाँ पे टेक्निक इज वेल डेवलप्ड एंड पूरी फैसिलिटीज हैं, तो किसी को अगर ऐसी केस में प्रेगनेंसी है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सेंटर पे डिलीवरी कराएं जहाँ पे उनका कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट। मैम आप ये कहना चाह रही हैं अगर मल्टीपल, अगर एक ही जगह पे आपको कई फाइब्रॉइड यूट्रस मिलते हैं? नहीं, वो दो अलग बातें। अच्छा, दो अलग बातें। हाँ, अगर वो मतलब वो तो अगर हम उसके ऑपरेशन करने चलें तो वो मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही है, और कई सारे हो सकते हैं, और वो डेफिनेटली चैलेंजिंग हो सकता है। वो एक बात है कि ये इम्प्रेशन ना हो कि हमारे, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि यदि प्रेगनेंसी हो जाती है और फाइब्रॉइड है तो कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो जाएगी प्रेगनेंसी। कभी कभी जैसे मैंने बताया रेड डिजेनरेशन होकर कोई प्रीटर्म लेबर का रिस्क है। कभी कभी वो ऐसे लोकेटेड है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, वो ब्लॉक कर रहा है रास्ता। पैदा करता तो जहां तक मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ मैम, आपने कहा कि उस सेंटर पे जाके डिलीवरी करवाइए जहां पर ये फैसिलिटीज होती है। इसका मतलब ये हर जगह फैसिलिटीज नहीं है, बिकॉज इट इज, अगर वो ठीक से ऑपरेशन नहीं हो पाएगा किसी एक्सपर्ट के हाथों तो उसमें ज्यादा ब्लड लॉस, ज्यादा रिस्क रहेगा, तो चैलेंजिंग रहता है। चैलेंजिंग, इट इज नॉट एवरीवेयर। तो हर सेंटर पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो कोई एडवांस फैसिलिटीज वाला सेंटर हो पहले पता कर लें, उसके बाद इस कदम को उठाएं। मैम उसी सवाल पे फिर से आना चाहूंगा। हाँ, तो दूसरा ये था जो हम बात कर रहे थे कि मैलिग्नेंट चेंज का। तो ये चीज जो वो होती है, जो कैंसर ये फाइब्रॉइड में नहीं बनता, ये यूट्रस की लाइनिंग से नॉर्मली बनता है। कुछ केसेस में मसल क्या होता है, बट मोस्ट कॉमन, और ये बहुत बढ़ रहा है। ये कुछ सालों से हम देख रहे हैं, ना केवल दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री में पर पूरे कंट्री में और शायद वर्ल्ड वाइड भी। और इसका बहुत सा लिंक है लाइफस्टाइल के साथ, ओबेसिटी के साथ, और उसके अलावा उसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये जो एक सिंड्रोम रहता है उसमें ये भी प्रॉब्लम है। सो उसके चलते हुए आई एम श्योर वो बहुत सारी बातें लाइफस्टाइल की बता सकेंगे। और उसमें ये है कि कोई भी इंक्रीज ब्लीडिंग को कभी नॉर्मल नहीं मानना है। अगर ये नहीं सोचना है कि मेनोपॉज आ रहा है इसलिए ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। कोई भी कम होने की जो प्रतिक्रिया होगी उसको हम नॉर्मल मानेंगे, चाहे फ्लो का अमाउंट कम हो गया या दिन कम हो गए या इंटरवल बढ़ गया, उसको हम नॉर्मल मानेंगे। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उसकी जरूर जांच होनी चाहिए, और बहुत सिंपल जांच है जो बायोप्सी के द्वारा पता चल सकता है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा शुबा होती है, बायोप्सी से कंफर्म होता है, और उसका मेन ट्रीटमेंट सर्जरी से होता है। और मोस्टली ये लेडीज अगर जल्दी स्टेज में आती हैं तो जल्दी ही हो जाता है, और नहीं तो फिर अगर थोड़ा बढ़ गया तो डेफिनेटली जल्दी आने का टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, अगर प्रॉब्लम है तुरंत दिखाएं, उसको सॉर्ट आउट करें। तो डॉक्टर नीरजा की बात से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे मैम ने कहा कि कोई भी चीज ज्यादा बढ़ के अगर होती है तो वो गलत है, कम है तो सही है। तो अगर हम मेंस्ट्रुअल पीरियड उसकी बात करें, टाइम की, तो समटाइम्स क्या होता है कुछ गर्ल्स में या लेडीज में 3 डेज या कुछ में वीकली या काफी टाइम तक जो पीरियड्स होते हैं वो रहते हैं। तो इसको हम क्या माने कि ये इज इट नॉर्मल, जिनको ज्यादा दिनों तक पीरियड्स की रहता है, या जिनका 3 या 4 डेज तक का रहता है वो नॉर्मल होता है? देखिए, नॉर्मल जो पीरियड स्टार्ट होने की उम्र तो 10 से 12 साल है ना। और मैं डेज की बात कर रही हूँ। मैं अभी उसी पर आ रही हूँ रति।
और पीरियड्स बंद होने की एज जो है मीनोपॉज जिसे हम कहते हैं, वो हमारी कंट्री में अब थोड़ा सा बढ़ गया है। जो कि पहले 45 साल होता था, लेकिन अब 52 साल तक भी हो गया है। तो ये नॉर्मल जो पीरियड्स, आपके इरेगुलर पीरियड्स जो होते हैं वो आपके काफ़ी कॉमन होते हैं शुरू में, जो आपकी जब एज पीरियड स्टार्ट होने की उम्र होती है, और मीनोपॉज में। नॉर्मल मीनोपॉज, मैडम का अर्थ केवल यही है कि मीनोपॉज के टाइम पे पीरियड्स चढ़ के आना और फ्लो कम होना, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल एक, और शुरुआत में भी जब ऐसे ही शुरू के 2-3 साल आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, चढ़ के आ सकते हैं, फ्लो कम हो सकता है, हैवी भी हो सकते हैं, जल्दी भी आ सकते हैं, तो ऑल दैट इज नॉर्मल। ओके, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी एक औरत के अंदर अगर पीरियड जो है जैसे 3 डेज या किसी में हम देखते हैं 7 डेज तक रहते हैं, तो अगर किसी के 7 या 8 डेज तक रहते हैं तो वो क्या एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या ये तो ना कहें कि उसमें किसी तरह की कोई फाइब्रॉइड्स हैं या गांठें हैं जो फ्लो ज्यादा है? तो अगर शुरू से उसके पीरियड इसी तरह से हो रहे हैं कि शुरू से उसको यही साइकिल लेंथ रही है, अदरवाइज हम 3 to 7 डेज को नॉर्मल ही मानते हैं। इवन 8 डेज, 3 to 8 डेज तक नॉर्मल मानते हैं अगर उसका फ्लो इतने दिन तक रहता है। तो ये जब फाइब्रॉइड्स होते हैं इस बीच में, तो क्या दिक्कत क्या आती है, क्या सिम्टम्स क्या नजर आते हैं कि जब मतलब पेन है, या और क्या क्या सिम्टम्स आप बताना चाहेंगी जो फेस करती है एक वुमेन? फाइब्रॉइड्स तो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, मरीज को कुछ भी नहीं पता होता, सडनली एक अल्ट्रासाउंड कराती है, उसमें फाइब्रॉइड आ जाता है और मरीज का को चिंता और अगर वो सिम्प्टोमेटिक हुए तो? और अगर सिम्प्टोमेटिक है तो मरीज को फ्लो ज़्यादा हो सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर ब्लीडिंग लंबी चल रही है, या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर पीरियड्स में पेन होने स्टार्ट हो सकता है। ये हो सकता है कि पहले पीरियड्स में पेन नहीं होता था और अब पीरियड्स में पेन होना स्टार्ट हो गया, या फिर प्रेशर सिम्टम्स भी आ सकते हैं अगर फाइब्रॉइड बड़ा है, या फिर इवन छोटा फाइब्रॉइड है लेकिन वो पेशाब की थैली के रिलेशन में है, तो भी उसको पीरियड्स की साथ साथ पेशाब की भी परेशानी हो सकती है। तो अगर ये सिम्टम्स अगर हमें आते हैं तो हमें वी शुड गो टू द डॉक्टर। हाँ, तो फिर आप अपना डॉक्टर मीनाक्षी, अब आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी जैसे डॉक्टर भाटला ने अभी जिक्र भी किया कि डाइट और एक्सरसाइज, ये 2 चीजों का आयुर्वेद में बड़ा इंपॉर्टेंस है फॉर वेलबींग। तो यूटेरिन जो कैंसर है, ट्यूमर है, उसमें क्या आप आयुर्वेद के नजरिए से हमें बताना चाहेंगे? किस तरीके से एक महिला अपने आप को उससे अगर हो गया है तो किस तरीके से वो जल्दी ठीक हो, पैरेलली एलोपैथ के साथ साथ, जो क्या आपकी आयुर्वेद से उन्हें मदद मिल सकती है, और ना हो उसके बारे में भी हमें ना हो के लिए जैसे मैंने बताया पहले भी कि रजस्वला परिचर्या थ्रू आउट हर लाइफ, जब तक उसको मेनोपॉज नहीं आता तब तक उसे फॉलो करना है। और अगर हो गया है फाइब्रॉइड तो डाइट में बस कुछ ये ध्यान रखना है कि आपको ओबेज और नहीं होना है, क्योंकि एनी हाउ ये रक्त, मांस और मेद धातु की दुष्टि है और वो मांस अधिक बढ़कर फिर एक ग्रंथि या गांठ बना रहा है। तो हमें बहुत ज्यादा जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है वो थोड़ा सा अगर इनटेक हम कम कर सके, बहुत ज्यादा फास्ट फूड जो हेवी टू डाइजेस्ट वो अगर हम कम कर सके ड्यूरिंग इफ यू आर हैविंग अ फाइब्रॉइड, तब वो चीज हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है या आपका जॉब ही ऐसा है कि आपको बैठकर ही काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ा देर हटकर थोड़ा देर वॉक करके आना, या फिर इनिशियली मॉर्निंग में निकलते समय कुछ वर्कआउट करके निकलना, इस तरह से उसको मैनेज करना है। क्योंकि जैसे जैसे अगर आपको फाइब्रॉइड है और उसके साथ आप ओबेज होते हो तो ये यूट्राइन फाइब्रॉइड की साइज बढ़ेगी। वैसे ये असिम्प्टोमेटिक 6 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का भी कभी कभी असिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन अगर ये और बढ़ते ही जा रहा है तो फिर आपको उस फाइब्रॉइड से दिक्कत नहीं कि वो कैंसर बनेगा, लेकिन उससे अदर सिम्टम्स आएंगे, जैसे प्रेशर सिम्टम्स मैम ने बताया, सुनीता मैम ने, तो उसको यूरिन वो रोक नहीं पा रही है, वो वर्किंग वुमन के लिए बहुत डिफिकल्ट है इसे मैनेज करना, या फिर कॉन्स्टिपेशन रह रहा है सीवियर, कंटिन्यूअस पेल्विक पेन है, लोअर एब्डोमेन में हेवीनेस है, तो वो चीज वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो लाइफस्टाइल ऐसा रखना है जिसमें हम ओबेज ना हो, थोड़ा वर्कआउट करें। अगर आप आयुर्वेद से हम बताते तो बहुत फीमेल्स सूर्य नमस्कार करती हैं, कुछ ऐसे प्राणायाम है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, और थोड़ा सा डाइट बस वो कि जो हम फास्ट फूड वगैरह बंद करके रूटीन हमारा जो घर का खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी या जो भी है, वो ज्यादा प्रयोग करें। नॉनवेज अगर लेते हैं तो थोड़ा ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग कर दे, लाइक 15-20 दिन में एक बार लेना। खास करके एक्वेटिक एनिमल्स का मीट को कहा गया है कि फाइब्रॉइड को ज्यादा बढ़ाने में मदद करती है, तो फिर वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बिल्कुल, एक्वेटिक एनिमल्स का थोड़ा हमारे आम जो दर्शक हैं उनको भी बता दें कि किस तरह के मीट को मना करते हैं। जी डॉक्टर नीरजा, अगर अच्छा सॉरी प्लीज कंटिन्यू।
जो भी जानवर जो भी पानी वाले इसमें पाए जाते हैं, मतलब लाइक जैसे बहुत एक्सेस फिश लेते हैं, रेड मीट लेते हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीरजा, अगर हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें मेडिसिन से इसको ठीक किया जा सकता है या कब सर्जरी की ज़रूरत इसमें पड़ सकती है हमें? हाँ, एक चीज मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो फाइब्रॉइड बन चुके हैं ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जाएंगे नहीं। हाउ मच दे विल बी कंट्रोल्ड बाय दीज लाइफस्टाइल चेंजेस, आई डोंट थिंक कि कोई बहुत हार्ड एविडेंस है हमारे पास। ओके, तो एंड अब कह तो रही हैं मीनाक्षी जी, बट मैं आई एम नॉट श्योर कि नॉनवेज फूड बंद कराने से किसी के कितना फर्क पड़ेगा, बिकॉज अगर हम ग्लोबली देखें तो बहुत वेरिएशन है। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखें, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फाइब्रॉइड्स का इंसिडेंस वहां पे है। बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड होते हैं। और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ के बहुत नॉनवेज का इंटेक है वहां देखें तो उतने साइज के फाइब्रॉइड नहीं रहते हैं। सो आई थिंक देयर इज मोर देन जस्ट अ डाइटरी फैक्टर। उसमें डाइट के अलावा बहुत सारे जेनेटिक अदर इंटरप्लेज मस्ट बी देयर। बट मैंने कई मरीजों को देखा है कि वो चले जाते हैं कि हम ऑल्टरनेट मेडिसिन ट्राई करेंगे, फिर आएंगे होम्योपैथी, खासकर बहुत लोग ट्राई करते हैं समहाउ फाइब्रॉइड्स के लिए। मैंने कभी आज तक उसको घुलते हुए नहीं देखा। सो आई थिंक इफ दैट फाइब्रॉइड इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, उसका आपको सर्जिकली इलाज कराना ही पड़ेगा। तो मतलब आप उसका चांस बहुत कम है। मेडिसिन से हम करते हैं और कई मेडिसिन हैं डिफरेंट टाइप्स की जो इसको रिड्यूस करती हैं, लेकिन इनका मेडिसिन का बेसिकली एक एंटी हार्मोन इफेक्ट होता है। अच्छा। उसका ऑलमोस्ट एक मेनोपॉजल स्थिति क्रिएट करने जैसा इफेक्ट होता है। तो वो हम तभी यूज करते हैं जिसका कोई टेम्पररी मेजर हो, या तो उसका फाइब्रॉइड का साइज बड़ा है, हम ऑपरेशन से पहले थोड़ा सा उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, उससे उसकी सर्जरी में ब्लड लॉस कम हो जाए एंड ऑल दैट, या कि कोई मरीज ऐसा है जो बिल्कुल मेनोपॉज पे पहुंच ही रहा है, तो आप ट्राई करो कि ये करके थोड़ा सा। पर ये भी गौर करें कि ऐसे मरीजों में जैसे बताया हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट, इनके मेनोपॉज लेटर ही होते हैं रादर देन सूनर, तो उनको सर्जरी करानी है यदि इनफर्टिलिटी है, यदि उनका ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस में हम केवल हीमोग्लोबिन मापते हैं, लेकिन कितने और न्यूट्रिएंट्स हैं जो निकल जाते हैं उसमें। सो वी मस्ट लुक आउट फॉर दैट। कई बार इनके एसोसिएटेड कंडीशंस जैसे एंडोमेट्रियोसिस भी साथ में होती हैं, उनका भी ट्रीटमेंट सर्जिकली साथ के साथ होना होता है। बट क्या सर्जरी होगी ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी, एज क्या थी, अगेन एवरीथिंग वही सेम चीजें फिर आ जाती हैं। क्योंकि अगर आपने प्रेगनेंसी आगे करनी है तो आपको यूट्रस रखना पड़ेगा, सिर्फ फाइब्रॉइड निकालना होगा। अगर आपको नहीं चाहिए अब यूट्रस तो पूरे का पूरा, बिकॉज यूट्रस निकालना इज लेस कॉम्प्लिकेटेड देन फाइब्रॉइड निकालना। केवल फाइब्रॉइड निकालना एक ज्यादा रिस्की ऑपरेशन है, खासकर जबकि बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हो। डॉक्टर मीनाक्षी, आप कुछ कहना? मैं ये कहना चाहती थी मैम कि जब भी हम लाइफस्टाइल का चेंजेस, मैंने पहले भी बताया कि फाइब्रॉइड की साइज कम कर देगा और डिमिनिश कर देगा ऐसा नहीं, बट शी इज मोर प्रोन टू हैव मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। अगर एक किसी को मतलब इस यूट्रस उसका प्रोन है फाइब्रॉइड के लिए तो वो ग्रो करेगा अगर वो ये लाइफस्टाइल और ये फॉलो नहीं करती। आई एम नॉट टेलिंग यू ट्रीट हो जाएगा, बट इट मे हेल्प इन एनहांसिंग द ग्रोथ। इट मे हेल्प बट इट मे नॉट। सो आई वुड से कि आई वुड नॉट रेकमेंड इट अ ड्रास्टिक चेंज। एक कोई रेगुलर किसी को नॉनवेज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, सो इसमें मुझे लगता है कि बेटर यही है कि जो भी चीजें हैं एक अच्छी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए, जो कि बेहद जरूरी है। एक बैलेंस डाइट, एक अच्छी डाइट फॉलो करने में किसी भी तरह से कोई बुराई नहीं और मेडिसिन जैसे मॉडर्न साइंस में है, फिर चाहे मॉडर्न साइंस हो चाहे होलिस्टिक हो। We believe in both the sciences. We have no problem. It balance should be there. अभी मैं रुक करना चाहूँगा डॉक्टर यादव आपका। मैम, जो एंडोमेट्रियल कैंसर है और यूटेरिन कैंसर है, क्या एक ही होते हैं या कोई अलग होते हैं? दूसरा, मैम ने अभी सर्जरी का जिक्र किया, तो अगर हम सर्जरी करवाते हैं यूटेरिन ट्यूमर के बाद, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? अगर बच्चेदानी का कैंसर, हम तो एक लेमैन तो कहेगा कि बच्चेदानी का कैंसर, लेकिन अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट होगा तो दो तरह के कैंसर्स हो सकते हैं। इट कैन अराइज फ्रॉम द मसल ऑफ द यूट्रस, मसल वॉल से, या फिर वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग से अराइज हो सकते हैं। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास आर मोर कॉमन, एंड जो मसल से अराइज होते हैं यानी सार्कोमास, या फिर एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सार्कोमास ऐसे भी होते हैं।
तो ये जो है ये इतने सार्कोमास आर नॉट सो कॉमन, और ये मैं बहुत ही स्पष्ट तौर से ये मैसेज देना चाहूंगी व्यूअर्स को कि फाइब्रॉइड्स में कार्सिनोमा के चेंजेस 1% से भी कम होते हैं। अच्छा। इसीलिए आप एक ये जो डर लेके औरतें जो बैठ जाती हैं कि ये मेरा को फाइब्रॉइड आ गया और अब मुझे इसको पूरी तरह से ठीक करना है, गायब करना है, वो एलोपैथी में पॉसिबल नहीं है। अच्छा। दवाइयों के द्वारा पॉसिबल नहीं है, ओनली सर्जरी के द्वारा पॉसिबल है। साइज जरूर डिमिनिश हो सकता है, वो भी छोटे फाइब्रॉइड्स का साइज डिमिनिश हो सकता है। और तो अगर मैम जैसे आपने सर्जरी बोला, तो सर्जरी के बाद भी इसके रिकरेंस के कोई चांसेस है? बिल्कुल, उनको हम ये बता देते हैं कि फाइब्रॉइड्स जो है वो रिकर भी हो सकते हैं। इसीलिए जो अनमैरिड गर्ल्स हैं और अगर आप फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी प्लान कर रहे हैं, अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है, उसको कोई लक्षण नहीं है, तो नेचुरली हम करेंगे नहीं। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक नहीं है और बड़ा फाइब्रॉइड, तो भी हम थोड़ा सा डिले सर्जरी करने की कोशिश करते हैं कि जबकि वो आप मैरिज प्लान कर रही हो, बिकॉज उसके पास बड़ा लंबा टाइम है, वो फाइब्रॉइड रेकर भी हो सकते, दोबारा भी हो सकते हैं। तो यही पे डॉक्टर मीनाक्षी, हम आप तीनों से मैं यही सवाल करना चाहूंगी, प्रिवेंशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, कहते हैं ना क्योर से ज्यादा प्रिवेंशन जरूरी है। तो क्या कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप एक अपना छोटा सा मैसेज भी हमारे व्यूवर्स को दे दीजिए, बिकॉज वी हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम। अच्छा जी, देखिए फाइब्रॉइड गर्भाशय का ग्रंथि हो या फिर कोई अर्बुद जो आगे चल के कैंसर बनता है जिसे अर्बुद कहते हैं, तो वो चीज हमारा बहुत हद तक अकॉर्डिंग टू मी डाइट और लाइफस्टाइल अगर हमारा सही रहेगा तो कोई भी रोग, गर्भाशय में ग्रंथि होना या अर्बुद होना या फिर एक सिस्ट होना ओवरी में, ये सारी चीजें प्रिवेंट हो सकती है। तो डाइट और लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। जैसे कि सुनीता मैम ने बताया, गर्भाशय ग्रंथि कैंसर में 0.5% से भी कम चांसेस है कैंसरस होने की, तो घबराना नहीं है। अगर ये फाइब्रॉइड है और कुछ सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा है, आपको अनीमिया हो रहा है उसके कारण, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करना है। और कभी भी मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मेलिटी को टाइम से ट्रीट किया तो ये व्याधियां आगे जाकर नहीं होंगी। बिल्कुल डॉक्टर भाटला, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। हमें एक ईमेल आई है कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी या ईआरटी की वजह से भी क्या यूटेरियन ट्यूमर हो सकता है? सो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर लेंगे तो फाइब्रॉइड अगर है ऑलरेडी तो वो जरूर बढ़ेगा। जैसा हमने कहा कि उम्र के साथ बढ़ता है, वो इसलिए कि अंदर जो एस्ट्रोजन नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको इंक्रीज कर रहा है साइज को। तो इसी प्रकार से एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट लेंगे तो वो साइज बढ़ेगा, उसका बढ़ सकता है। बिल्कुल, इसी में अपने आप छोटा सा मैसेज ऐड कर दीजिए मैम, जो आप देना चाहेंगे। तो मैसेज मैं ये दूंगी कि एंडोमेट्रियल कैंसर की प्रिवेंशन पे गौर करें जी। उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें। ओबेसिटी वगैरह के लिए मतलब वजन नहीं बढ़ना चाहिए, डायबिटीज नहीं होना चाहिए, उसके बहुत फायदे और भी हैं। तो उसके लिए ये मैं जरूर कहूंगी कि यदि किसी प्रकार का भी आपको नॉर्मल से ज्यादा डिविएशन दिख रहा है, और खास करके उन महिलाओं में जिनकी एज 50 के ऊपर है, तो उनको जरूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया। डॉक्टर सुनीता यादव मैम, आपका रुख करना चाहेंगे? हाँ जी, अपना अच्छा सा कोई मैसेज हमारी जो महिलाएं हैं सुन रही हैं आपको, उनको एक अच्छा सा मैसेज दीजिए। देखिए, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स तो अक्सर औरतों में होती है, लेकिन हम उनकी जांच के लिए यानी अल्ट्रासाउंड और बच्चेदानी के अंदर से हम एक एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करते हैं कार्सिनोमा कैंसर रूल आउट करने के लिए। वो कौन से ऐसे मरीज हैं जिनमें कि कैंसर का रिस्क ज़्यादा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जो पीसीओडी के मरीज हैं, या फिर जिनके बच्चे कम हैं या बच्चे नहीं हैं, या फिर जिनका जो ओबीज हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर यानी आंतों का कैंसर, अगर ऐसी आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, स्पेशली अगर 50 साल से कम की उम्र के में ये कैंसर हुआ, या फिर मेल, आप कोई मेल है आपका पुरुष जिसके की ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को अपनी जांच जरूर करानी चाहिए। और स्पेशली 45 साल से अगर आप ऊपर हैं और आपके पीरियड्स हैवी हो रहे हैं, लंबे चल रहे हैं, और या फिर इरेगुलर हो रहे हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है, हस्बैंड से मिलने में ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है, ये सारे लक्षण जो हैं, ये इनमें आपको गौर करना चाहिए। आपको अपने गायनी के डॉक्टर के पास बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जांचों की जरूरत है, जांचों की जरूरत है, जांचों के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक बार जो हमारे माहिरीन ने हमें हिदायतें दी हैं, एक बार उसका सम अप कर लेते हैं। सो डॉक्टर नीजा ने हमें बताया कि स्पेशली जो एंडोमेट्रियल कैंसर है, इसके प्रिवेंशन के लिए जरूर ध्यान दें, इसके लिए डॉक्टर से सलाह लें, लाइफस्टाइल पर
अपना ध्यान दें। ओबेसिटी के ऊपर आप ज़रूर इस पर फोकस करें कि ओबेसिटी ना हो, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा किस बीमारी का जो है रीजंस बन सकता है। और अगर आपको 50 एज से प्लस में कोई नॉर्मल से ज़्यादा अपनी बॉडी में चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि तब आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और डॉक्टर सुनीता ने हमें बताया कि जो कि पीसीओडी के मरीज़ हैं या जिनके बच्चे कम हैं, नहीं है, ओबेसिटी है या कोई फैमिली हिस्ट्री है, और स्पेशली कम से कम 50 साल से कम की उम्र है, वो ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं। जो 50 साल से कम जिनकी उम्र है और इनकी फैमिली हिस्ट्री में ये सब दिक्कतें हैं, वो ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं। और अगर 40 प्लस हैं आप, आपके पीरियड्स हैवी हैं, इरेगुलर है, तो इसे बिल्कुल अवॉइड ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। और डॉक्टर मीनाक्षी ने हमें बताया कि डाइट और लाइफस्टाइल का ज़रूर ध्यान रखें। और ट्यूमर कैंसर हो सकता है, इसके चांसेस 0.5% है। तो अगर किसी को फाइब्रॉइड्स है तो वो प्लीज़ परेशान मत हो, ये मत सोचे कि वो कैंसरस हो सकता है। डॉक्टर के पास जाइए, सही से इलाज कराइए, वो कैंसर नहीं हो सकता। बहुत रेयर चांसेस है, 0.5% जैसे कि हमारे डॉक्टर्स ने हमें बताया, वो चांसेस है। तो घबराए बिल्कुल नहीं और अपना ख्याल रखें, बिकॉज आप इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक मैसेज और हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं कि कोविड की जो केसेस हैं वो फिर से बढ़ने लगे हैं, तो वही दोबारा से हम दोहराना चाहेंगे कि मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजेशन करते रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। और अगर अभी तक आपने अपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए। और जिन लोगों ने अपने वैक्सीन लगवा ली है वो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बहुत ज़रूरत है हमारे देश को, और हमारे प्रधानमंत्री इस बात को हमेशा रेखांकित भी करते रहते हैं और हमें उनका पालन करने की जरूरत है। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में आए और आपने फाइब्रॉइड्स, यूट्रस ट्यूमर के ऊपर हम लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.tdurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है TD उर्दू। और अब अपनी मेजबान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। आदाब। ट्यूमर बच्चेदानी के अंदर या ऊपर पैदा होने वाली गांठ होती हैं। इनमें आमतौर पर कैंसर की अलामात नहीं होती। ट्यूमर होने के बाद कभी कभी अलामात जाहिर भी नहीं होती। पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द, पेट का बढ़ जाना या सूजन, पेशाब ज्यादा आना, ज्यादा दिन तक हैज में खून आना। इन अलामात के जाहिर होते ही माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। सुस्त तर्ज जिंदगी और मोटापा भी ट्यूमर का सबब बनता है। इससे बचाव के लिए वजन पर कंट्रोल, सेहतमंद ग़िज़ा, वर्जिश और पाबंदी से जांच लाजमी है। चेक। जाना पड़ेगा। अरे बाजी छोड़ के? एक